हेलो बच्चों, आपका हमारे आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेके आए हैं। विषय विज्ञान में आपको हमने अध्याय 1 इसके पहले बता चुके थे। आज बच्चों हम आपके लिए इस 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से आपको अध्याय 2 लेके आएंगे। अध्याय 2 है आपका पार्ट 2, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। पार्ट 2 क्या है हमारा? सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो बच्चों, इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए सबसे पहले। तो इन अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और आपको समझाएंगे। बच्चों, यहाँ पे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, जो आपका पहला प्रश्न है, ये आपके विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 23 और 24-25 की सारणी 2.1 एवं 2.2 में उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न हमारा क्या है? जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। तो हमारा प्रश्न क्या है? जो जंतु हैं और पौधे हैं, उन सूक्ष्म जीवों द्वारा, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखने के लिए बोला है। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं जंतुओं में 2 रोग कौन से होते हैं और पौधों में। तो पहला जंतुओं का पहला रोग हो गया हैजा। हैजा किसके द्वारा होता है? ये सूक्ष्म, कौन सा सूक्ष्म जीव? जीवाणु द्वारा। दूसरा खसरा, ये किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा। इसी प्रकार पौधों में रोग कौन से हो गए? नींबू केकर, जो किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। और सेकंड है आपका गेहूं की रस्ट, ये किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। तो बच्चों, हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर बताया। इसके बाद अपना प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 2 में एक चित्र बना हुआ है, देखिए यहाँ पे। इस चित्र में जो है, तो चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है? ये चित्र बना है, इसमें आपको सूक्ष्म जीव का नाम बताना है। तो बच्चों, इसका हमने यहाँ पे उत्तर बताया। इसका उत्तर देखिए। जो चित्र है, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम राइजोपस है, जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। तो चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? राइजोपस है। उसके बाद इसी का सेकंड नंबर देखिए। सेकंड नंबर में क्या कहा है? यह सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग में आता है? तो ये जो अपना क्या बना था, चित्र बना है, इस चित्र को, तो ये चित्र सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग में आता है? तो बच्चों, इसका उत्तर है यह सूक्ष्म जीवों के कवक वर्ग में आता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम आपके लिए प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर लेके आए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए? बच्चों, इस प्रश्न को आप अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 21 में इसका उत्तर को आप खोज सकते हैं और उसकी डिटेल जानकारी उससे पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, हमने इस प्रश्न का उत्तर यहाँ बताया है। प्रतिजैविक का उपयोग डॉक्टर की सलाह व आवश्यकता अनुसार तथा इसका कोर्स भी पूरा करना चाहिए। जो प्रतिजैविक का उपयोग किसके? डॉक्टर की सलाह व आवश्यकता अनुसार, जो डॉक्टर की सलाह किसके व आवश्यकता अनुसार तथा कोर्स भी पूरा करना चाहिए। अनावश्यक रूप से प्रतिजैविक लेने पर यह शरीर के लिए उपयोगी जीवाणु को नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये प्रश्न था आपका प्रश्न नंबर 3, प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधान रखना चाहिए। तो बच्चों, हमने इसका यहाँ पे उत्तर बता दिए हैं। आप इसे अपनी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका में लिख भी सकते हैं। यदि बच्चों हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, यानी ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4 लेके आते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? पहेली में दही जमाने के लिए कुनकुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही ना जमने का क्या कारण है? प्रश्न को समझिए। पहेली ने दही जमाने के लिए कुनकुने दूध को, जो कुनकुने थोड़ा थोड़ा गर्म दूध था, उस दूध में, कुनकुने दूध में कुछ दही मिलाकर रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रख दिया।
अगले दिन उसने देखा कि दही नहीं जमा। दही न जमने का क्या कारण है? तो बच्चों इसका आप उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 26 पैराग्राफ गर्म व ठंडा से उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। बच्चों देखो हमने इसका उत्तर क्या बताया, दूध को गर्म करने के कारण, जब हम दूध को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, दूध को गर्म करने के कारण दही जमाने के लिए आवश्यक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है, दूध को हम गर्म करने के कारण दही जमाने के लिए जो आवश्यक जीवाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाने के कारण दही नहीं जमा, इसलिए दही नहीं जम पाता या दही नहीं जमा। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको हमने प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। ये प्रश्न क्रमांक 5 है, ये किसके अंतर्गत आएंगे, लघु उत्तरी प्रश्नों के अंतर्गत आएंगे। लघु उत्तरी यानी देर के यानी छोटे होते हैं, फिर लघु उत्तरी उनसे बड़े, और अति लघु उत्तरी यानी अत्यधिक बड़े। तो लघु उत्तरी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 है, मित्रवत सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 19 पैराग्राफ 2 से उत्तर को खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए हमने इसका उत्तर आपको क्या बताया है। इसका उत्तर है मित्रवत सूक्ष्मजीव हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी व सहायक होते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे दही, पनीर, अचार, पापड़, सिरका, प्रतिजैविक, चाय पत्ती, अल्कोहल व अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में सहायक होते हैं, उपयोगी होते हैं। तो जो मित्रवत सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी व सहायक होते हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे दही, पनीर, अचार, पापड़, सिरका, प्रतिजैविक, चाय पत्ती, अल्कोहल व अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको हमने प्रश्न क्रमांक 5 बताया। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 6 देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 है वैक्सीन। वैक्सीन को हिंदी में कहते हैं टीका, वैक्सीन को टीका भी कहते हैं, हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती हैं? वैक्सीन हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है? तो बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 21 के पैराग्राफ 2 में उत्तर को खोज सकते हैं और लिख भी सकते हैं, और उसकी डिटेल जानकारी उससे पढ़ भी सकते हैं। तो बच्चों जो हमारा प्रश्न था वैक्सीन हमारे शरीर के लिए किस प्रकार कार्य करते हैं, तो इसका उत्तर देखिए टीका। टीका मीन्स वैक्सीन हमारे शरीर में आने वाले जीवाणु या वायरस आदि से लड़ने के लिए तैयार करता है। टीका एक जीवों के शरीर का उपयोग करके, टीका क्या होता है, एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव्य है, जिसके प्रयोग से शरीर में किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। टीका लगाने का मुख्य प्रयोजन बिना रोग उत्पन्न किए शरीर में रोग निरोधी प्रतिरक्षी का निर्माण करना है। तो बच्चों हमने ये आपको प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बताया। प्रश्न क्रमांक 6 था वैक्सीन हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है, तो इसका उत्तर हमने आपको यहाँ पे बताएं। आप इसे चाहें तो अपनी एडगेट के अभ्यास पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, पहली ने आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाया तथा 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लिया। 2 घंटे पश्चात उसने देखा कि आटा फूल गया। पहली के निम्न प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कीजिए। एक पहली नाम की लड़की थी, उसने क्या किया, आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी में शक्कर डालकर गर्म जल मिलाया तथा 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ दिया। 2 घंटे बाद उसने देखा कि आटा फूल गया। पहली के निम्न प्रश्न को उत्तर देने में मदद कीजिए। अब पहली के प्रश्न क्या हैं वो देखते हैं हम। यदि इन प्रश्नों के उत्तर हमें ढूंढना है तो हमारी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 19 व 20 के विषय वस्तु दही व ब्रेड का बनाना में उत्तर को खोज सकते हैं। तो देखो बच्चों पहला प्रश्न क्या की पहली का जो हमको उत्तर देना है, क्या कहा, आटे के फूलने में ईस्ट किस प्रकार सहायक है। तो उत्तर क्या होगा इसका देखिए,
ईस्ट को जब आटे में मिलाकर कुछ देर रखा जाता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो एक गैस होती है जिसे CO2 कहते हैं, और अल्कोहल का निर्माण हो जाता है और आटा क्या हो जाता है, फूल जाता है। फिर से हम इसके उत्तर को बता रहे हैं। आटे के फूलने में ईस्ट किस प्रकार सहायक है, तो ईस्ट को जब आटे में मिलाकर कुछ देर रखा जाता है, किसको, ईस्ट को आटे में मिलाया हमने और उसे क्या रखे, कुछ देर रखा जाता है। फिर इसमें क्या होता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का निर्माण हो जाता है और आटा क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो बच्चों हमने जो आपका प्रश्न 7 का पहला नंबर था उसका उत्तर दिए। इसके बाद इसका सेकंड नंबर क्या कह रहा है, देखिए, ईस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। यहाँ प्रश्न है ईस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, तो बच्चों इसका उत्तर है ईस्ट का उपयोग ब्रेड, पेस्ट्री व केक उद्योग में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या इडली व डोसा, बच्चों ये नाम तो आपने सुने होंगे, इडली और डोसा, और बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है या नहीं होता। तो यहाँ प्रश्न है, इडली डोसा आपने खाए भी होंगे। अब हमें प्रश्न यहाँ पे किया गया, क्या इडली व डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है, तो बिल्कुल हाँ, इडली व डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। बच्चों इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, साधारण नमक को किस प्रकार, प्रश्न नंबर 8 है, साधारण नमक को किस प्रकार परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप चाहे तो अपनी विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 26 के पैराग्राफ 2 में खोज सकते हैं। बच्चों हमने इसका उत्तर यहाँ बताया। इसका उत्तर है, साधारण नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षक के लिए काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। जो साधारण नमक होता है इसका उपयोग मांस एवं मछली परिरक्षण, उसकी रक्षा करने के लिए काफ़ी लंबे समय या अरसे, ये अरसे लिखे हैं हमने, अरसे मीन्स समय भी होता है, तो काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए, जो जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग और कहाँ किया जाता है, नमक का उपयोग आप देखते होंगे आपके घर में आम का अचार बनता है, तो आम के अचार में भी नमक का उपयोग किया जाता है। आंवला का अचार बनता है, तो नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षक में भी किया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपको प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ बताया। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है देखते हैं हम। अब ये आ गया यहाँ पे प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है, नाइट्रोजन चक्र का आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। क्या कहा है, नाइट्रोजन चक्र का आलेख द्वारा प्रदर्शन कीजिए। आप बच्चों इस नाइट्रोजन चक्र का आलेख का जो परिचय है वो प्रदर्शित जो किया गया आपकी पाठ्य पुस्तक में भी किया गया है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 27 में देख सकते हैं, जो चित्र 2.10 में है, और उसमें उत्तर को खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है, नाइट्रोजन चक्र को आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, तो यहाँ बस आलेख बनाना है हमें। लेकिन बच्चों नाइट्रोजन क्या होता है, पहले नाइट्रोजन के बारे में जान लेते हैं हम। थोड़ी सी हल्की सी जानकारी हम नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं। हमारे वायुमंडल जो हमारा वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। और ये कितने परसेंट पाई जाती है, 78% पाई जाती है। जो हमारा वायुमंडल है इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस आती है। सब 78% नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन 21% है, बच गया 1%। तो 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, जियान, अन्य और गैसें पाई जाती हैं। तो ये नाइट्रोजन का हमने बताया क्या परसेंट, और नाइट्रोजन क्या है, गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों और निर्जीवों, सजीव कौन से होते हैं, जो जीवित होते हैं, का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधों और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। तो बच्चों ये हमने इसका थोड़ा सामान्य परिचय दिए थे नाइट्रोजन चक्र का। अब देखो नाइट्रोजन चक्र के बारे में आपको हम
कैसे बना है ये आपकी बुक में भी दिया है 2.10। और यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक के लिए ये इससे हम ये तीर के माध्यम से आके पौधों द्वारा अवशोषण किया गया, पौधों से अवशोषण हुआ, फिर क्या हुआ, जंतुओं द्वारा पौधों का खाना, और फिर ये उत्सर्जन और जीवों के मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन चक्र फिर कहाँ पे आ गया, मिट्टी में। लेकिन फिर देखिए यहाँ पे हमारी यहाँ इसको जोड़ नहीं पाए थे, ये लाइन यहाँ से जुड़ेगी इससे। अब यहाँ से ये चले मिट्टी और में उपस्थित यौगिक, तो यहाँ से एक लाइन ऐसी जुड़ेगी, किस में जाएगी, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। ये लाइन हम थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ना भूल गए थे, कैसे जोड़ना ये देख लीजिए। यहाँ पे ये ऐसा जुड़ा रहता, ये जो है मिट्टी में उपस्थित, तो ये किस में जाके जुड़ जाता, ये यहाँ से ऐसा जाके इसमें जुड़ेगा। ये जोड़ दी हमने, क्या हुआ, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हुआ, फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन में, और फिर एक तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ, और फिर उसका होकर मिट्टी में उपस्थित हो गया। फिर ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन के माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु में नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण हुआ, फिर क्या हुआ। तो इस प्रकार से ये चक्र यहाँ पे बना हुआ है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है उसे हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों, जो मनुष्य होते हैं उसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के लिए उपायों की तालिबद्ध कीजिए। इसको भी आप विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 24 की सारणी 2.1 में खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। बच्चों देखो, हमने एक सारणी बनाया है। सबसे पहले क्रमांक लिखे, फिर रोग का नाम लिखे। क्या लिखे, रोग, कौन सा रोग है, मानव रोग हो गया। फिर क्या हो गया, इसके बाद रोग कारक के बाद आपका आ गया संचरण का तरीका और बचाव के उपाय। तो इस प्रकार से हमने ऊपर नाम लिख दिए लाल स्याही से। अब सबसे पहले मानव रोग कौन सा हो गया, क्षय रोग। ये क्षय रोग कारक सूक्ष्मजीव कौन सा है, जीवाणु, और संचरण किसके, वायु के माध्यम से होता है। और बचाव, इसके बचाव के उपयोग रोगी व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। देखो, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करना। ये किसके लिए, क्षय रोग के लिए भी होगा। उसके बाद खसरा के लिए वायरस, इसका रोग कारक क्या है, वायरस, और इसका संचरण किसके माध्यम से होता है, वायु के माध्यम से। और इसके भी बचाव के उपाय वही होंगे, क्या होंगे, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी को व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर उसे टीका लगाना। इसी प्रकार चिकन पॉक्स, ये भी किसके माध्यम से, कौन सा इसका रोग कारक कौन है, रोग कारक सूक्ष्मजीव का नाम क्या है, वायरस। और ये किसके संपर्क से, वायु के संपर्क से। इसमें भी वही बचाव के उपाय आएंगे जो इसके आगे बताए थे हमने। फिर इसके बाद पोलियो का रोग कारक कौन है, वायरस है, और इसमें वायु और जल के माध्यम से संचरण होता है। और इसका भी उपाय अभी हमने इसके पहले जो क्षय रोग, खसरा इसमें बताए थे, पोलियो के लिए भी वही उपाय होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है 5वां नंबर, हैजा जो है इसका रोग कारक सूक्ष्मजीव कौन सा है, जीवाणु, और इसका संचरण जल और भोजन से होता है। तो इसका आप बचाव उपाय कैसे करेंगे, व्यक्ति स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाए। जो व्यक्ति है वो स्वच्छता और अच्छी आदतों को अपनाए, भली भांति पके भोजन का उपयोग करे, उबला पेयजल पिए और टीकाकरण कराए। सबके लिए टीकाकरण तो सबसे महत्वपूर्ण है, जितने भी ये रोग हैं इनके टीकाकरण अलग करवाना अनिवार्य है। इसके बाद 6वां आता है आपका टाइफाइड भी किसके माध्यम से, कौन सा रोग कारक है, जीवाणु है, और ये भी किसके माध्यम से, जल के माध्यम से संचरण होता है। और इसका भी जो उपाय है वही होगा, व्यक्ति स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल और टीकाकरण कराना। इसके बाद 7वां नंबर आता है हेपेटाइटिस ए। ये भी इसका रोग कारक सूक्ष्मजीव कौन सा है, वायरस है, और ये भी किसके माध्यम से संचरण होता है, इसका जल के माध्यम से।
और इसका उपाय क्या है? उबले हुए पेयजल, उबला जल या टीकाकरण लिख दो, या फिर इसका हम और अलग से बता देते हैं। अब उबले हुए पेयजल का प्रयोग करें और टीकाकरण लगाएं। इसके बाद लास्ट नंबर है आपका प्रश्न 10, इस अध्याय का लास्ट प्रश्न भी है, और लास्ट प्रश्न 10 का लास्ट नंबर 8 है। मलेरिया, नाम तो आपने सुने ही होंगे, मलेरिया। जो इसका रोग कारक सूक्ष्मजीव कौन सा है? ये है प्रोटोजोआ। इसका रोग कारक सूक्ष्मजीव कौन सा होता है? प्रोटोजोआ। और ये किसके माध्यम से संचरण होता है? मच्छर। किसके माध्यम से होता है? मच्छर के माध्यम से होता है। और हमको मच्छर से अपने आप को बचाने के लिए क्या उपाय करना है, ये तो आप सभी जानते हैं। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी एक स्थान पर एकत्र ना होने देना चाहिए। लेकिन बच्चों हमने यहाँ पे मात्र छोटा सा लिख दिए हैं क्योंकि जगह कम थी। मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए और मच्छर मार लगाना चाहिए। इस प्रकार बच्चों हमने आपको प्रश्न 10 यहाँ पे समाप्त किए, और प्रश्न 10 के समाप्त होते से ही आपका ये अध्याय या पाठ 2 जो है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, इसे यहाँ पे समाप्त कर दिए। बच्चों यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य अपने साथियों के ग्रुप में शेयर कीजिए।